हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारी सेकंड वीडियो में। इसके पहले हमने बात किया था मोशन के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर 8 था, और इस चैप्टर में हम बात करेंगे चैप्टर 9 जो कि है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अगर आपने पहली वीडियो पूरी नहीं देखी है तो प्लीज आप चैनल पे जाके इसके पहले की वीडियो देखिए, जिसमें हमने 25 एमसीक्यूज का बात करी थी हमारे मोशन चैप्टर का। और अब हम बात करेंगे टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन के, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या फिर एमपी बोर्ड हो, सभी के लिए ये एमसीक्यूज बड़े काम के आने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है लगभग 20 से 25 एमसीक्यूज आपको फाइनल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और अगर आपने वो फोड़ दिए और अगर वो आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपको साइंस में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो हम चलते हैं हमारी इस अभ्यास सीरीज के अगले पड़ाव पे, और इस चैनल को प्लीज आप फॉलो करिए। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। यहां पे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू स्टे एट रेस्ट or move at the constant velocity unless acted upon by it। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और मोशन में है मोशन में ही रहेगा। कब रहेगा? कौन सा फोर्स? तो वहां पे अनवैलेंस फोर्स, वैलेंस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ध्यान रखना यहां पे अनवैलेंस फोर्स की बात करी जा रही है। किसकी बात करी जा रही है? अनवैलेंस फोर्स। अब मैं थोड़ा सा आपको इन चारों फोर्स के बारे में बता दूं। मैंने पहले भी कहा है ये केवल एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है, पूरा डिटेल डिस्कशन यहां पे चलने वाला है। अनवैलेंस फोर्स क्या होता है? जैसे मान लो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है और एक यहां से थ्रेड को हमने इस तरफ बांधा और एक इस तरफ, एक बंदा इस तरफ से खींच रहा है, एक बंदा इस तरफ से खींच रहा है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स यहां पे आता है। मतलब मैंने इस साइड से खींचा, एक बंदे ने इस साइड से खींचा, और अगर मैं खिसक के इस तरफ आ गया, मतलब ये अनवैलेंस फोर्स हो गया। क्या हो गया? अनवैलेंस फोर्स, जिसमें कुछ रिजल्टेंट फोर्स होता है। और वहीं अगर हम बैलेंस फोर्स की बात करें, बैलेंस फोर्स क्या होता है? जैसे बीच में कोई बंदा है, मैं इसको यहां पे से खींच रहा हूं, कोई व्यक्ति वहां से खींच रहा है, और वो आराम से बीच में खड़ा है, दोनों तरफ, ना इस तरफ जा रहा है ना इस तरफ जा रहा है। तो दोनों तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। और अगर वही फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें, मैं यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स की बात करूं, तो फ्रिक्शनल फोर्स तभी एक्ट करेगा जब कोई बॉडी रिलेटिव मोशन में होगी। जैसे मान लो इसके ऊपर एक बॉडी मूव कर रही है, तो यहां पे ये जो इसका सरफेस है, इसके रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है। मोशन को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। मोशन के अपोजिंग फोर्स जो होता है उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। और ग्रेविटेशन फोर्स तो सबको पता है। ये पेन है, मैंने इसको छोड़ा, ये पेन कहां जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है, और नीचे की तरफ जा रहा है तो इस पे जो लगने वाला फोर्स हो गया वो कौन सा फोर्स हो गया? यहाँ पे ग्रेविटेशन, जो सेंटर की तरफ लगता है, अर्थ के सेंटर की तरफ। तो आई होप कि आपको मजा आया होगा। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स डायरेक्शन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और ऑल ऑफ द अबव। क्या करता है इनर्शिया? किसका रेजिस्ट करता है? इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट इट्स चेंज इन इट्स मोशन। यहां पे ध्यान रखना, ये देखो डायरेक्शन में भी, वेलोसिटी में भी, एक्सेलरेशन, हम यहां पे ऑल ऑफ दीज अब कह सकते हैं। क्यों? जैसे मान लो मैंने कहा ये हमारे पास एक चेयर है, ये चेयर यहां पे रखी है, जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो ये अपने मोशन का, अपनी डायरेक्शन का, अपनी स्पीड का, अपनी वेलोसिटी सबके चेंज का अपोज करेगा। इस टेंडेंसी को, इस रेजिस्टेंस को ही हम क्या कह देते हैं? इनर्शिया कह देते हैं। देखो कोई भी, जैसे मान लो एक टेबल पे बुक रखी है, वो बुक कब तक रखी रहेगी? जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स या कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो अब जब जैसे ही हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो क्या करेगा? उसके चेंज का अपोज करेगा। उस अपोजिंग कह सकते प्रॉपर्टी को, उस रेजिस्टेंस को ही हम क्या कह देते हैं? इनर्शिया बोल देते हैं। ठीक है बात? यहां पे क्लियर है बेटा सभी को? प्रॉपर तरीके से यहां पे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिवन बाय। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, पहले तो हमें स्टेटमेंट बता दो, फिर हम फॉर्मूले की बात करेंगे। सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है? फोर्स
is applied on a body is directly proportional to change of momentum, rate of change of momentum. This is ना न्यूटन सेकंड लॉ, और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो F इज इक्वल टू होता है बेटा एम ए। F इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए, वेयर एम होता है मास और ए होता है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो एम ए यहां पे हो जाएगा, F इज इक्वल टू एम ए। और वहीं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, व्हाट डज इट मींस? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसका मतलब क्या है? द रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अगला है द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, द रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, और ऑल ऑफ दी अबव। तो देखो रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा बराबर होंगे, बिल्कुल सही। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मींस ये कुछ थोड़ा सा जम नहीं रहा, मतलब सीधा सा यहां पे ध्यान रखिए कि थर्ड लॉ का मतलब होता है कि अगर हमने एक बॉडी पे एक फोर्स लगाया तो वो उतना ही मैग्नीट्यूड में फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में देगा, उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट दोनों की फोर्स की डायरेक्शंस अलग अलग होंगी। एक अगर एक डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा फोर्स लगेगा, इसको हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which of the following force is an example of unbalanced force? Unbalanced force का एग्जाम्पल क्या है? अब वो किस रेजिस्टिंग ऑन अ टेबल, ये तो बैलेंस हो गया क्योंकि जितना फोर्स वो लगा रहा है उतना अपोजिट फोर्स। A car is moving at a constant speed on a straight road, कह सकते हैं थोड़ा सा। A ball is falling freely towards the ground. A person is pushing the heavy box. अगर हैवी बॉक्स को पुश कर रहा है तो वो उस पर इक्वल फोर्स लगा रहा होगा, शिफ्ट नहीं हो रहा होगा। A car is moving at a constant speed on a straight road, तो ये भी यहाँ पे। A ball is falling freely towards the ground, ये हम कह सकते हैं यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स का एक एग्जाम्पल हो गया। क्यों हो गया अनबैलेंस फोर्स का? यहाँ पे क्योंकि नीचे की तरफ जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है वो क्या हो रहा है, ज्यादा, और अपोजिट, तो उस चक्कर में क्या होगा, बॉडी मूव कर रही हो, जब बॉडी मूव करेगी तो वहां पे अनबैलेंस। मैंने अभी जस्ट आपको समझाया था, अभी जस्ट एग्जांपल समझाया था कि बैलेंस फोर्स ये होता है कि जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो, कोई फोर्स ना लगे एक दूसरे की डायरेक्शन में, और अनबैलेंस फोर्स ये होता है कि एक तरफ फोर्स ज्यादा लगे एक तरफ फोर्स कम लगे, तो दोनों का एक रिजल्टेंट फोर्स होगा वो सामने निकल के आएगा, उसको हम अनबैलेंस फोर्स यहाँ पे कह देते हैं। ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अ पर्सन पुशेस अ बॉल विद अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन, 500 न्यूटन का फोर्स वहां पे एक दीवार पे लगा रहा है। मान लो मैं एक दीवार पे फोर्स लगा रहा हूं 500 न्यूटन। What is the reaction force applied by the ball? तो अभी मैंने कहा था every action has equal and opposite reaction, जितना एक्शन फोर्स लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स है। अगर 500 न्यूटन हम लगा रहे हैं तो 500 न्यूटन फोर्स बॉल हमारे ऊपर लगाएगी, इसको रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम यहाँ पे बोल देते हैं इसको। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। Which of the following is an example of Newton's first law of motion? अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या कहते हैं पहले तो कमेंट करो। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को किस लॉ से जानते हैं ये आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन है, अ बॉल इज रोलिंग डाउन अ हिल। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब वो किस स्लाइडिंग ऑन द टेबल कमिंग टू द स्टॉप। अ पर्सन इज राइडिंग अ बाइक एट अ कांस्टेंट स्पीड। अ कार इज एक्सेलरेटिंग आफ्टर बीइंग अ रेस्ट। तो यहां पे कौन सा? अ बॉल रोलिंग डाउन अ हिल, अ बुक स्लाइड ऑन द टेबल कमिंग टू अ स्टॉप। वहीं पे अगर बात करें, अ पर्सन इज राइडिंग अ बाइक एट अ कांस्टेंट स्पीड, अ कार इज एक्सेलरेटिंग आफ्टर बीइंग अ रेस्ट। देखो यहां पे अगर हम बात करें, बॉल इज रोलिंग डाउन अ हिल, मींस यहां पे क्या हो रहा है, एक बॉल रोल करती जा रही है अपने आप बगैर, और जब तक रोल करती रहेगी जब तक कोई अपोजिट फोर्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में होता है तो रेस्ट में ही रहेगा, और मोशन में होता है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और एक्सटर्नल फोर्स लगेगा बॉडी रेस्ट में आ जाएगी, अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगी। इसको हम इनर्शिया बोल देते हैं।
ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड to an object with a mass of 2 किलोग्राम, what will be the acceleration of an object? तो आप सभी को पता है F इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ma होता है। अब फोर्स कितना दिया गया है 10 न्यूटन, और वहां पे मास कितना दिया गया है 2 किलोग्राम। तो हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो ए हो जाएगा 10/2, 2 5 10 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहां पे आपका आंसर हो जाएगा, और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहां पे होती है यूनिट। वहीं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ बैलेंस फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। बैलेंस फोर्स, देखो फिर से आ गया बैलेंस फोर्स। तो यहां से अगर हम बात करें तो टोटल जो फोर्स होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में ही रहता है, कोई भी उसमें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रहेगा, कोई डिस्प्लेसमेंट यहां से वहां नहीं होगा। इसको हम क्या कह देंगे, यहां से इसका इफेक्ट बोल देंगे। किसका इफेक्ट, बैलेंस फोर्स का। अच्छा, अनबैलेंस का इफेक्ट क्या होगा, कमेंट करिएगा। अनबैलेंस का इफेक्ट क्या होगा आपको कमेंट करना है आपके कमेंट बॉक्स में। और कैसी वीडियो लग रही है इसको भी कमेंट करो, और इस टाइप की वीडियो क्या मैथ्स में आनी चाहिए। अगर आप बोलते हैं कि हाँ मैथ्स में भी इस टाइप की वीडियो आए तो वो भी आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉज्ड द ऑब्जेक्ट टू, देखो इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉज द ऑब्जेक्ट टू डिक्रीज इट्स स्पीड, इंक्रीज इट्स स्पीड, रेजिस्ट एनी चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ इट्स मोशन। तो द राइट आंसर इज दिस। मतलब जो बेसिकली इनर्शिया होता है वो रेजिस्ट करता है, विरोध करता है, अपोज करता है किसका, एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ इट्स मोशन और एनी रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में। ये कुछ इस तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन, यही तो है कि अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस देख लिए तो आपको हर तरीके से आप तैयार हो जाएंगे आंसर देने के लिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। यहां पे क्वेश्चन में बोला गया है नॉट ट्रू फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इन एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेटेड मोशन में इट्स वेलोसिटी चेंज, ठीक है, इट्स स्पीड कीप चेंजिंग, ठीक है, ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ, इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ, इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ, इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ। ये दोनों सेम कैसे हो गए भाई, यहाँ पे कौन सा कहा है विच ऑफ नॉट ट्रू। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे तो ये इनमें से ये ऑप्शन माना जाएगा, क्योंकि उसमें स्पीड में चेंज हो गई होगा, वेलोसिटी में चेंज हो गई होगा, एक्सेलरेटेड मोशन है। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को हम क्या कह देते हैं, एक्सेलरेशन बोल देते हैं। वहीं अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ आप सभी को पता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। ध्यान रखना यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन होता है, यहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन पेयर इज एक्ट ऑन द सेम बॉडी, ये तो ठीक है, विच एक्ट्स ऑन अ डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन, ये अलग है, क्योंकि सेम हाँ मतलब एक दूसरे के अपोजिट उस पे लगता है। मतलब एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, डिफरेंट बॉडीज में एक फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन, ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये बड़ा ही सिंपल सा है, कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है, आप प्रॉपर तरीके समझेंगे तो मजा आएगा इसको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 250 ग्राम। जो मोमेंटम है वो कितना दिया है, 250 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितना दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड में वैल्यू दी गई है, तो हमें पहले तो या तो इसको मीटर को सेंटीमीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर जो होता है वो क्या होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर, तो ये 500 हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाएगा।
तो अब इन्हें काय की वैल्यू निकालो, मास की वैल्यू निकालो। तो मास की वैल्यू, अच्छा ये ग्राम में वैल्यू दी गई है, तो अब यहां से ग्राम में आ जाएगा हमारा आंसर। अब ग्राम में आने के लिए अब आप क्या करोगे, P इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो यहां से हमें क्या चाहिए, मास, तो P अपॉन क्या हो जाएगा, M, और P क्या है यहां से 250, ये क्या है 500, ये 2 आ जाएगा 1 बाय, तो 0.5 ग्राम आ जाएगा। 0.5 ग्राम विल बी द आंसर। समझ रहे हो ना, फॉर्मूला यहां पे लगा है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। आपको यहां पे ध्यान रखना है मोमेंटम की डेफिनेशन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर करिएगा। क्या आंसर आएगा आपको कमेंट करना है। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन द एक्सेलरेटेड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट। सबसे पहले आपको यही समझाया था। कमेंट करो बेटा, कमेंट करना है। और आप सभी का आंसर आ गया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जो क्या फोर्स होता है, अप्लाइड फोर्स होता है। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, समझ रहे हैं ना, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन अप्लाइड फोर्स के, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और मास के भी। यहां से ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फोर्स। फोर्स इनविजिबल है, फोर्स कैन मूव अ बॉडी, कैन डिफॉर्म द बॉडी, और ऑल ऑफ दी अबव। कह सकते हैं यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि डिफॉर्म भी कर सकता है, यहां से मूव भी कर सकता है, और इनविजिबल दिखता नहीं है। फोर्स का भी दिखता है क्या, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, क्या आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इनविजिबल होता है। फोर्स कैसा होता है, इनविजिबल होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या है क्वेश्चन, इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल एंड वेलोसिटी बिकम हाफ देन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी विल बी। देखो P इज इक्वल टू क्या है, mv, ये स्टार्टिंग में। अब हमने कहा कि अगर मास को क्या कर दिया जाए, इफ मास ऑफ द बॉडी इज डबल 2m कर दिया जाए, ठीक है ना, और वेलोसिटी को क्या कर दिया जाए, वेलोसिटी बिकम हाफ, वेलोसिटी बिकम हाफ, तो क्या होगा, देन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी बिकम डबल, remains the same, become the half, become the fourth time। तो आप देख रहे हैं कि कोई चेंज इसमें नहीं हो रहा है, become the same मतलब यहां पे remains same, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वेलोसिटी को दुगना कर दें और मास को आधा, या मास को दुगना कर दें वेलोसिटी को आधा, कोई फर्क यहां पे नहीं पड़ेगा। मोमेंटम जो होगा बॉडी का वो बिल्कुल सेम होगा। अगर आपको मजा आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, समझ में आ रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, तो फोर्स की यूनिट सभी को पता है, एक तो होती है न्यूटन। अगर ऑप्शन में मान लो न्यूटन नहीं होता तो एक और यहां पे आ जाता है, मास इनटू होता है एक्सेलरेशन, और मास का होता है किलोग्राम, इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन, फोर्स की दोनों यूनिट यहाँ पे कंसीडर करी जाएंगे। और अगर दोनों ऑप्शन है तो दोनों ही यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और अगला क्वेश्चन है कि अ पैसेंजर इन द मूविंग ट्रेन। जैसे मान लो आप पैसेंजर हैं, आप मूविंग ट्रेन में क्या कर रहे हैं, टॉस अ कॉइन दैट फॉल बिहाइंड हिम, इट मींस that its motion of the train is uniform, accelerated, retarded along the circular। ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है ना, वो वेलोसिटी बढ़ रही है, तो जिस टाइम पे उसने कॉइन टॉस किया था उस समय वेलोसिटी अलग थी, और जब ऊपर रहा कॉइन उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, तो यहां से बिहाइंड गिर गया, वो बिहाइंड गिरा, तो इस वजह से हम कह सकते हैं उसका जो ट्रेन का मोशन होगा वो कौन सा मोशन होगा, एक्सेलरेटेड मोशन। अच्छा अगर एक से मोशन से चलता तो वापस से वहीं उसके पास गिरता, समझ रहा हो ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये काफी शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ। अगला क्वेश्चन ये रहा, तो अगला क्वेश्चन है
अ गोलकीपर इन अ फुटबॉल गेम पुल हिज हैंड्स बैकवर्ड। जैसे मान लो हमारे पास एक बॉल आती है, बॉल को हम पीछे की तरफ ले जाते हैं ना, पीछे की तरफ क्यों ले जाते हैं? गोलकीपर जो होता है, जैसे मान लो यहां से बॉल आ रही, बॉल आई, उसने पकड़ा और उसको हाथ को पीछे ले गया। ऐसा इसलिए किया उसने, क्यों? तो क्या होगा? इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बिल्कुल सही। डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इंक्रीज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल ऑफ हैंड्स और एक्सर्ट द लार्ज फोर्स। ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज, क्योंकि अगर टाइम की वैल्यू ले लेगा, देखो ध्यान रखना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ रेट ऑफ, टाइम की वैल्यू बढ़ जाएगी और टाइम की वैल्यू बढ़ेगी तो ये कम हो जाएगा, और ये कम होगा तो फोर्स का इफेक्ट जो होगा वो कम होगा। उसके हाथ जो होंगे वो कह सकते हैं हर्ट होने से बच जाएंगे। हाथ क्या हो जाएंगे? हर्ट होने से बच जाएंगे। ऐसा ही तो इसलिए जब एक क्रिकेटर कैच लेता है तो अपने हाथों को पीछे की तरफ करता है, बिकॉज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को डिक्रीज करने के लिए। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज होगा तो फोर्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी। ये यहां पे ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और अगला क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। विच लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया? विच लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया? जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और इसी के साथ आपकी जो अगली वीडियो होगी ग्रेविटेशन की, वो आप तक पहुंचेगी, लेकिन तब पहुंचेगी जब आप ये कमेंट करोगे कि आपको वीडियो किस तरीके से कैसी लग रही है, क्या ये सीरीज आपके काम की हैं, और अगर काम की हैं तो प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।